हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज के ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, पिछले कालांश से ही हमारा पाठ 8 ऋतु निर्मिति ये पाठ चालू है पिछले कालांश से ही। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर पाठ को अच्छी तरह से समझ में अभी नहीं आया है उन्हें। तो बच्चों चलिए एक बार फिर से हम शुरू से इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, ये ऋतु निर्मिति भाग 2 है। ऋतु निर्मिति भाग 1 हमारा पहला पाठ है, जिसको हमने फर्स्ट यानी कि पहले सत्रांत में ही हमने पढ़ा था। पहले सत्र में ही हमने पढ़ा था। पहले सत्र में पहला पाठ 1 ऋतु निर्मिति भाग 1 था, जिसके अंतर्गत हमने दिन और रात का होना अच्छे तरीके से समझा था। पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है इसके बारे में जाना। पृथ्वी की परिभ्रमण गति क्या होती है इसके बारे में हमने जाना था। इस भाग में भाग 2 में ऋतु निर्मिति भाग 2 में हम जो है कि ऋतुओं के बनने के बारे में पढ़ेंगे। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, गर्मी कैसे आती है, ठंडी कैसे आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी लोग जानते हो जून, सितंबर और दिसंबर महीने में दिन मान बदलता रहता है। किसी महीने में दिन लगभग 12 घंटे का होता है, किसी महीने में 12 घंटे से कम का दिन होता है, किसी महीने में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। जैसे जून के महीने में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। लेकिन सर्दियों के महीने में यानी दिसंबर में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। इसके बारे में तो आप लोगों ने आभास किया होगा। बच्चों, सामान्यतः जून, सितंबर और दिसंबर महीने के दिन मान के अंकन के आधार पर सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, उसी प्रकार दिन और रात एक समान रहने के दिन तुम्हारे ध्यान में आए होंगे। प्रतिवर्ष लगभग इन्हीं दिनों में यह स्थिति आती है। छाया के प्रयोग द्वारा हमने यह देखा कि सूर्योदय के स्थान में परिवर्तन होता है। सूर्योदय मतलब सूर्य के उदय होने का समय यानी सुबह का समय। सूर्योदय के स्थान में होने वाले परिवर्तन तथा दिन मान में होने वाले परिवर्तन किस कारण होते हैं, इसकी जानकारी यहाँ हम आज प्राप्त करेंगे। बच्चों देखिए, हमारे पास ये पहला पॉइंट है, सूर्य का भासमान भ्रमण। बच्चों पहले इसके बारे में हमें समझना चाहिए कि सूर्य का भासमान भ्रमण क्या है। पहले भासमान शब्द का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। भासमान का मतलब होता है आभास होना। किसी चीज़ का आपको आभास होना यानी किसी चीज़ का लगना। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा किसी चीज़ का आभास होना क्या होता है। निरीक्षण द्वारा यह ध्यान में आया होगा कि सूर्य के उदय होने का यानी उदित होने का स्थान प्रतिदिन बदलता जाता है। जब हम पृथ्वी के ऊपर से सूर्य को उदय होते देखते हैं, सूर्य को उगते हुए देखते हैं, तब सूर्य संपूर्ण वर्ष में उत्तर अथवा दक्षिण की ओर खिसकता हुआ दिखाई देता है। बच्चों आपने देखा होगा, आपको यह प्रतीत हुआ होगा, कभी न कभी लगा होगा, आपको इस बात का आभास जरूर हुआ होगा, ठंडियों में और गर्मियों के महीने में। गर्मियों के महीने में सूर्य ऐसा लगता है कि कुछ उत्तर दिशा की ओर से निकल रहा है। उत्तर और पूरब के कोने से सूर्य निकलता हुआ प्रतीत होता है सुबह सुबह गर्मियों के महीने में। गर्मियों के महीने में यानी कि जून, अब मई जून से आप देख सकते हो, मई जून जुलाई ऐसा देखते हो कि सूर्य
पूरब और उत्तर के कोने से निकल रहा है, यानी उत्तर की तरफ से होकर निकल रहा है। और सर्दियों में आपने लगभग दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी के आसपास आपने देखा होगा कि सूर्य दक्षिण पूरब के कोने से निकलता है, यानी कि दक्षिण साइड से निकलता हुआ प्रतीत होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी आती जाती है वह दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकता हुआ सूरज नज़र आता है। हर दिन सुबह उगते हुए सूरज को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि दिसंबर के महीने में सूर्य दक्षिण से निकलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आता है वो धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकता है। और जून आते आते वह पूरी तरह से उत्तर दिशा की ओर से, उत्तर पूरब के कोने से निकलता हुआ आपको प्रतीत होगा। अगर आप ध्यान से आपने गौर किया होगा तो ज़रूर आपको इस बात का आभास हुआ होगा। इसी चीज़ को हम भासमान भ्रमण कहते हैं, सूर्य का भासमान भ्रमण, यानी कि सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकता हुआ और दक्षिण से उत्तर की ओर खिसकता हुआ प्रतीत होना, आभास होना ही सूर्य का भासमान भ्रमण कहा जाता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को भासमान भ्रमण के बारे में समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वास्तव में सूर्य अपने स्थान से कहीं भी नहीं जाता है। 21 जून से 22 दिसंबर की कालावधि में सूर्य के उदित होने का स्थान दक्षिण की ओर अधिकाधिक खिसकता है। इस कालावधि को दक्षिणायन कहते हैं। बच्चों, जब आप देखेंगे कि 21 जून के बाद जैसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है, दिसंबर आते आते सूर्य पूरी तरह से दक्षिण और पूरब के कोने में चला जाता है, यानी तब हम उसको कहते हैं दक्षिणायन। जब सूर्य दक्षिण की ओर से निकलता हुआ प्रतीत होता है तो हम उसे दक्षिणायन कहते हैं। और जब सूर्य उत्तर और पूरब के कोने से निकलता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है, तो हम उसे उत्तरायण कहते हैं। इसके विपरीत देखिए, 22 दिसंबर से 21 जून की कालावधि में सूर्य उत्तर की ओर निकलता है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। इस कालावधि में सूर्य अधिकाधिक उत्तर की ओर खिसकता है। सूर्य के स्थान परिवर्तन का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष है। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, कुछ इस तरह से, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। आकृति 8.4 झुके हुए अक्ष के साथ 21 जून तथा 22 दिसंबर को पृथ्वी की सूर्य सापेक्ष स्थिति। ये देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच से एक तार ऊपर से नीचे आया हुआ है। इसके ध्रुवों से देखो, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को देखिए, उससे आपको पता लगा कि पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 अंश, चित्र अ और चित्र ब में। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये पृथ्वी से यहाँ सीधा एक तार ऐसे निकला हुआ है, देखिए ये वाला। इस तरह से हमें पता चलता है कि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, 23.5 अंश पृथ्वी हमारी जो, इस कारण हमें यह प्रतीत होता है, इसी कारण कि पृथ्वी जो है कि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर आती है और जाती है, जिसे हम उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उत्तर की ओर से अगर प्रतीत होता है कि उग रही है तो उसे उत्तरायण कहते हैं। और इसके बाद दिसंबर महीने में आप देखेंगे कि दक्षिण की ओर से पृथ्वी, सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है, तो उसे हम दक्षिणायन कहते हैं। बच्चों, प्रत्यक्ष में सूर्य नहीं घूमता है, परंतु पृथ्वी के ऊपर से देखते समय हमें वह घूमता हुआ दिखाई देता है। अतः सूर्य के इस भ्रमण को सूर्य का भासमान भ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर निर्मित होने वाली ऋतुएं केवल उत्तर और दक्षिण गोलार्धों के संदर्भ में घटित होती हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी इस तरह से सूर्य के चारों तरफ गति करती है
और ये जब सूर्य के चारों तरफ गति करती है तो अपने स्थान पे, अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुके हुए ही गति करती है। पृथ्वी कभी भी एकदम पूरी तरह से लंबवत सीधी नहीं रहती है, वो अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके हुए ही सूर्य के चारों तरफ गति करती है। तो बच्चों देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 21 जून यानी कि हमारा ये वाला चित्र, 21 जून को पृथ्वी सूर्य की तरफ झुकी हुई है। नीचे वाला जो है हिस्सा वो दक्षिणी गोलार्ध है और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, आप सभी को मालूम है। तो आप सभी को मालूम है ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, तो 21 जून को जो है कि पृथ्वी का ऊपर वाला नहीं उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के थोड़ा दूर है। तो उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पहुंच रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम पहुंच रहा है। तो इस कारण जो है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है और हमारा भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, तो इसलिए हमें उत्तरी गोलार्ध में गर्मी महसूस होता है 21 जून को। ग्रीष्म ऋतु होता है 21 जून को। क्यों ग्रीष्म ऋतु होता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है और जब सूर्य की तरफ झुका रहता है तो इससे सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पे ज़्यादा पड़ता है, यानी कि कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं सूर्य की किरणें। कर्क रेखा आपको मालूम है ना, कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। हम कह सकते हैं कि वो गर्मी का मौसम रहता है, ग्रीष्म ऋतु रहती है। इसी कारण हमें लगता है कि सूर्य उत्तर की दिशा से निकलता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बहुत अधिक प्रकाश फैलाती हैं। तो हमें लगता है कि सूर्य उत्तर दिशा से निकल रहा है, उस समय हमें उत्तरायण समझ में आता है। अब यही पृथ्वी धीरे धीरे घूमकर आती है 23 सितंबर को यानी कि ये वाला इस वाले पोजीशन में आती है। 23 सितंबर को यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पे जब जैसे ही आती है तो यहाँ पे जो है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध पर न पड़ के सीधे जो है कि विषुवत रेखा पर पड़ती है। विषुवत रेखा पर जब पड़ती हैं सूर्य की किरणें तो दोनों गोलार्धों में बराबर प्रकाश फैलता है। तो दोनों गोलार्धों में बराबर प्रकाश फैलता है तो दिन और रात दोनों गोलार्धों में बराबर समझ में आता है, यानी कि 12 घंटे का दिन हो जाता है और 12 घंटे की रात हो जाती है। और जब फिर 22 दिसंबर को पृथ्वी यहाँ पर आती है तो क्या होता है कि अब देखो यहाँ पर जो है कि 22 दिसंबर को पृथ्वी जब इस जगह पे आई है तो इसका दक्षिणी वाला ध्रुव गोला जो है, दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य के नज़दीक है। ये सूर्य के नज़दीक है और ये सूर्य के दूर है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के नज़दीक हो जाता है। तो जिससे जो गोलार्ध सूर्य के नज़दीक होगा वहाँ पे प्रकाश ज़्यादा पहुँचेगा, वहाँ पे गर्मी हो जाएगी, वहाँ पे गर्मी पड़ेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के नज़दीक है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा आती है, जिसे मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उसी को हम कहते हैं 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं हम उसे मकर संक्रांत के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांत ऐसे तो 14 तारीख को आता है, जैसा कि 2-4 दिन पहले हमने मनाया मकर संक्रांत, लेकिन 22 दिसंबर को एग्जैक्ट मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हम उसे मकर संक्रांत का नाम देते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम आ जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। अब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पहुँच रही हैं, बहुत अधिक भाग में पहुँच रही हैं, तो यहाँ पे हमें प्रतीत होगा कि दक्षिण में सूर्य उग रहा है। इसी को हम कहेंगे दक्षिणायन। जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पहुँचती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा प्रकाश होता है
इसी को हम दक्षिणायन कहते हैं। अब यहाँ से पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पर आ जाती है। देखिए 21 मार्च को, तो 21 मार्च की भी स्थिति ठीक 23 सितंबर जैसी है। ये 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों डेट पर, दोनों दिनांक पर पृथ्वी जो है कि सूर्य के सामने है, यानी कि सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पे पड़ती है। तो विषुवत रेखा पे जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो दोनों गोलार्धों में एक बराबर प्रकाश फैलेगा। तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर रहेंगे। 12 घंटे का दिन रहेगा और 12 घंटे की रात रहेगी। तो बच्चों 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। और इसी दिन 21 मार्च को जो है कि तब यहाँ से बसंत की शुरुआत होती है। हम इसे बसंत संपात भी कहते हैं। संपात का मतलब बच्चों आपको समझना होगा। संपात का मतलब होता है कि पूरे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान पड़ना। पूरे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान पड़ना, इसे हम संपात कहते हैं। यानी कि जिस दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एक समान रूप से पड़ती हैं उसे हम समपात की स्थिति कहते हैं। इस दिन संपात की स्थिति को हम विषुव दिन भी कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। दोनों गोलार्धों में बराबर प्रकाश फैलता है। और संपात का मतलब समझ में आया बच्चों, जब पृथ्वी पर एक समान रूप से प्रकाश फैलता है तो हम उसे संपात दिन कहते हैं। और अयन दिन क्या होता है? अयन यानी कि जो सूर्य का दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकना ही अयन दिन कहलाता है। अयन दिन और संपात दिन का मतलब आप लोग समझ लेना। इस तरह से पृथ्वी यहाँ पे रहती है। तो यहाँ से बसंत की शुरुआत होती है, धीरे धीरे पृथ्वी बढ़ती है। इधर 21 जून में आते आते पृथ्वी इस स्थिति में आ जाती है कि उत्तरी गोलार्ध जो है कि सूर्य की ओर झुक जाता है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर चला जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए चित्र आकृति 8.4 में ये जो है 21 जून को पृथ्वी पर ये वाला हिस्सा अंधकार वाला है और ये वाला हिस्सा प्रकाश वाला है। ध्यान दीजिएगा, जो लाइन डाला हुआ है वो अंधकार वाला है और जो लाइन नहीं डाला हुआ है वो प्रकाश वाला है। इसी तरह इसमें भी चित्र ब में भी देखिए ये लाइन वाला अंधकार वाला है। हाँ, जो रेखांकित किया गया है वो अंधकार वाला है और जो रेखांकित नहीं किया गया है वो प्रकाश वाला है। इतना आपको ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूँ। तो जो रेखांकित किया गया है वो अंधकार वाला है। तो पहले 21 जून वाली स्थिति को देखिए, इस चित्र को देखिए। 21 जून में प्रकाश पूरा एकदम उत्तरी ध्रुव पूरा प्रकाश से भरा हुआ है। ये यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है प्रकाश से। और दक्षिणी ध्रुव ये प्रकाश में नहीं है, ये अंधकार में है। देखिए उत्तरी ध्रुव प्रकाश में है और दक्षिणी ध्रुव अंधकार में है। तो जब उत्तरी ध्रुव प्रकाश में है तो उत्तरी ध्रुव पे गर्मी रहेगा। और इसी तरह 22 दिसंबर को देखिए चित्र ब में, यहाँ उत्तरी ध्रुव अंधकार में है और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश में है। तो फिर दक्षिणी ध्रुव पे गर्मी रहेगा और उत्तरी ध्रुव पे ठंडी रहेगा। समझ में आ गया? ये पृथ्वी के झुके होने के कारण ही ऐसा होता है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी के झुके होने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए बच्चे आइए, पृथ्वी की उपसूर्य और अपसूर्य की स्थिति क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपने इससे एक पाठ में पढ़ा है कि उपभू और अपभू, जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उसे हम उपभू कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो उसे अपभू कहते हैं। ठीक उसी तरह से उपसूर्य और अपसूर्य भी है।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, उसका यह परिक्रमण मार्ग लंब वृत्ताकार है। इस तरह से लंब वृत्ताकार है, पूरा तरह से गोल नहीं है, अंडे की तरह लंब वृत्ताकार है। लंब वृत्ताकार केंद्र में सूर्य होता है। सूर्य अपना स्थान बदलता नहीं है। पृथ्वी लंब वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करती है। परिणामतः उसके और सूर्य के बीच की दूरी एक समान नहीं होती। परिक्रमण करते समय जनवरी के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम यानी सबसे कम दूरी पर होती है। इसे हम उप सूर्य कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी कम होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उप सूर्य कहते हैं। ये देखिए यहाँ, ये कम दूरी वाला है और ये ज़्यादा दूरी वाला है। ज़्यादा दूरी यानी कि 10 लाख किलोमीटर है और ये 147 है। तो 152 ज़्यादा हुआ कि 147? 152 ज़्यादा हुआ। तो जब दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी तो उसे अप सूर्य कहेंगे, और जब पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कम रहेगी तो उसे उप सूर्य कहेंगे। बस यही आपको जानना है। और ये अप सूर्य कब होता है? ये ठंडियों में होता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज़्यादा हो जाती है। और उप सूर्य कब होता है? गर्मियों में। गर्मी में पृथ्वी से सूर्य की दूरी कम होती है। ये अप सूर्य और उप सूर्य को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आशा करता हूँ बच्चों, आज का कालांश हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी का हम अगले कालांश में समझेंगे। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। और कोई भी समस्या होगी तो आप लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद।